हेलो माय स्टूडेंट, आज फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास है विनय क्लासेस पर। चैप्टर 1 some basic concept of केमिस्ट्री। और इसमें जो आज का डिस्कशन का पॉइंट है वो है कि आयंस क्या होता है और रेडिकल्स क्या होता है, इस पर थोड़ा आज बात करते हैं। और ये भी जो कंसेप्ट है जिसको बोल सकते हैं 1.4, 1 का मतलब हो गया चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और 4 का मतलब हो गया कंसेप्ट ऑफ concepts of element, compounds, atoms and molecules। एलिमेंट के कंसेप्ट को और एटम को कंसेप्ट को लिंक करके बताया गया था, जिसका नाम था एलिमेंट्री एरिया ऑफ पीरियोडिक टेबल। जैसे ही दोनों को मिलाएंगे, यहाँ लिख दे रहे कि एलिमेंट और साथ में एटम्स, तो इसी को मिक्स करके साथ में सोच करके बताया गया था एलिमेंट्री एरिया ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल को बहुत डेप्थ में नहीं बताया गया है, क्योंकि जब वो टॉपिक्स आएगा जो केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर में है उस समय इसको डिटेल में बताया जाएगा। अभी उसमें का एक बेसिक आइडिया दिया गया है, एलिमेंट्री आइडिया पीरियोडिक टेबल का, और इसलिए दिया गया कि आप एलिमेंट 1 से लेके 103 एलिमेंट तक जो भी उसके सिंबल हैं और जो भी उसका पीरियोडिक टेबल में जो 18 ग्रुप है, 7 पीरियड है, सबका लोकेशन प्लेस को जाने, जिससे कि आसानी से वैलेंसी याद हो सके और आसानी से इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी लिखा जा सके और ऑक्सीडेशन नंबर भी समझाया जाए, और साथ ही साथ एटॉमिक वेट भी याद करने में आसान होगी। उसी तरह और भी आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और एटॉमिक रेडियस, और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, वो सब डिस्कशन होगा। लेकिन यहाँ पर अभी मेरा फोकस है कि एलिमेंट्स एंड एटम्स ये दोनों को बेसिक समझने के लिए अटैच किया गया था पीरियोडिक टेबल, क्योंकि जहाँ पीरियोडिक टेबल है वहीं पर प्योर सब्सटेंस एलिमेंट के रूप में, सिंबल के टर्म में, मोनोटोमिक के टर्म में सारा का सारा लिखा हुआ था और वो याद करना था। और ये काम लगभग हो चुका है हम लोग का। और इसके बाद था कि यहाँ से देखा जाए तो एक नाम है कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स। यहाँ है कंपाउंड है, यहाँ है मॉलिक्यूल्स। जब इन दोनों को अटैच करेंगे तो यहाँ दिखता है कंपाउंड और साथ में दिखता है मॉलिक्यूल्स। जहाँ कंपाउंड है वहीं मॉलिक्यूल है, जहाँ मॉलिक्यूल है वहीं कंपाउंड है। तो इसीलिए यहाँ पर ये दोनों एक साथ अटैच हो रहा है, और यहाँ पर एलिमेंट और एटम अटैच हो रहा है। और कभी कभी एलिमेंट में भी आता है एलिमेंटल मॉलिक्यूल, इसलिए यहाँ पे एक वर्ड लिख देते हैं एलिमेंटल मॉलिक्यूल।
वो क्या है ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, और फिर भी अगर जिनको याद नहीं होगा तो ऐसे समझिए कि एलिमेंटल मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर कोई एक एलिमेंट लेते हैं और उसका कोई भी सिंबल ले लिए, जैसे ले लिए मान लिया ऑक्सीजन, और इसके साथ में लिख दिए 2 3, यहाँ कुछ नहीं लिखे हैं 1, और इसके फ्रंट में एकदम प्रीफिक्स में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वो शो करेगा ओजोन का 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, और ये एक हो गया नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन आइटम। और ये दिखाई दे रहा है कि एलिमेंटल मॉलिक्यूल कौन हो गया, तो ये दोनों एलिमेंटल मॉलिक्यूल में आ गया O2 O3। सो एलिमेंटल मॉलिक्यूल और भी होगा, जैसे फास्फोरस का लिख देंगे P4, या क्लोरीन का लिख देते हैं Cl2, या हाइड्रोजन का H2, या इसी तरह और भी लिख सकते हैं S8, सल्फर का 8 लिख दिए, या कार्बन का 70 लिख दिए, या 60 लिख दिए, पहले 70 की जगह 60 लिख देते हैं, फिर 70 ऐसे करके। तो ये सब एग्जाम्पल है एलिमेंटल मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंटल मॉलिक्यूल। मतलब एलिमेंटल मॉलिक्यूल का मतलब वो है ओवरऑल मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जितना भी देख रहे हैं सब मॉलिक्यूल के फॉर्म में, लेकिन एक ही एटम है और उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है हर एक मॉलिक्यूल में, वो या तो 2 है या 2 से ज़्यादा है, तभी उसको एलिमेंटल मॉलिक्यूल बोलते हैं। लेकिन जैसे ही अगर एक हो जाए, जैसे सोडियम लिख दिए, या मैग्नीशियम लिख दिए, या कैल्शियम लिख दिए, तो ये सब पोटासियम लिख दिए, तो ये सब जो कहलाता है, जैसे लिख दिए ऐसे लिखा जाए सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, फिर यहाँ पर मैग्नीशियम लिखते हैं, ये कैल्शियम लिख दे, मैंने ऐसा इसलिए लिखा कि पीरियोडिक टेबल के अनुसार भी ये हॉरिजॉन्टली अलाइन है, और ये भी अलाइन है और वर्टिकली भी अलाइन है। ये सभी का वैलेंसी 1 है, इसका वैलेंसी 2 है पीरियोडिक टेबल से, क्योंकि ये ग्रुप 1 का है, ये ग्रुप 2 का है, तो ये सब एक ही एटम आ रहा है, और इसीलिए इसको कहा जाएगा कि ये सिंबल भी है और मोनोटोमिक शो कर रहा है, मोनोटोमिक, मोनोएटॉमिक। और ये मोनोटोमिक नहीं था, या तो डायटोमिक, या ट्राइटोमिक, या टेट्राएटोमिक, उसी तरह आगे 60, 70, 8 लिखा गया है। तो यही वाला जो लिखे हैं, यही वाला कहलाता है एलिमेंटल मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल्स। एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स इज सिंपली दैट मॉलिक्यूल्स इन विच देयर इज सिंगल symbol of a particular element and the number of atoms present at least must be the 2. So here these are the example of elemental molecule. Okay, so this element may have monatomic just like this one, or maybe elemental molecule, but in the case of molecule and compound they are related. Suppose I am writing here compound, इस कंपाउंड को जब देखेंगे तो इसका एनालिसिस में आ जाएगा सीधा, या तो ये एसिड होगा, नहीं तो बेस होगा, और नहीं तो सॉल्ट होगा। मतलब जिस चैप्टर को एसिड बेस से सॉल्ट बोलते हैं वही चैप्टर्स कहलाता है कंपाउंड्स। और दूसरा तरीका से और भी है कंपाउंड को समझाने का, कि कंपाउंड का मतलब हो गया, दूसरे वे से अगर इसको सोचेंगे तो आ जाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा आ जाएगा ऑर्गेनिक। मतलब कंपाउंड को आप या तो 3 पार्ट में बांट दीजिए, एसिड बेसिस सॉल्ट, ये हो गया कंपाउंड का क्लासिफिकेशन।
और दूसरा हो गया कि इसको एक दो फाइलों में बांट दिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और जान ही रहे केमिस्ट्री में तीन ही ब्रांच है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है और फिजिकल है इंटर में। तो ऑर्गेनिक 33%, इनऑर्गेनिक 33%, फिजिकल 33% और 1% ऑर्गेनिक में बढ़ा दिया जाए तो 34%। और ये तीनों में किसी भी इंसान का एक्चुअली तीनों सही नहीं लगता है। तो आप लोग अपना मैथ विधि जिसका अच्छा है तो स्वाभाविक है कि फिजिकल केमिस्ट्री अपने बना ही लेते हो, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मैथ विधि तो ऐसे ही अच्छा है तो फिजिकल ठीक ही हो जाएगा। तो नेचुरली यही दोनों में से कोई एक को चॉइस लीजिए। और मेरी बात मानिए तो ज़्यादा अच्छा है कि हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक नंबर में रखिए। और एक नंबर रखने का तरीका बहुत सिंपल है। डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस हैं, जैसे अगर देखोगे एक रहता है एलियन में अल्केन, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन, फिर बेंजीन। जान ही रहे हो कि हर एक का चैप्टर का 5 अगर प्रिपरेशन है और 10 अगर रिएक्शंस है केमिकल प्रॉपर्टी, तो 10 5 15 हुआ और 4 चैप्टर है तो कितना हो गया? अल्केन में 15, 5 + 10, अल्कीन में भी 5 + 10 मैक्सिमम बता रहे हैं, और उसी तरह अल्काइन में भी 5 + 10 और बेंजीन में भी 5 + 10 मैक्सिमम बता रहे हैं। तो 15 × 4 60 है। उसी तरह 12 में भी देखोगे तो 60 रिएक्शंस हो रहे हैं। चैप्टर का नाम होगा अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन और डाइजोनियम सॉल्ट। तो वहाँ भी 4 चैप्टर रहते हैं, 15 चौका 60 हो गया, 60 60 120 रिएक्शंस का अभ्यास करते रहिए। भले उसके लैंग्वेज या मैकेनिज्म नहीं भी जान रहे हो, तो पहला काम होगा कि कभी भी क्वेश्चंस में लिखा हुआ है अगर यहाँ पर ए और यहाँ लिख दिया बी, इधर आंसर ढूंढना है, तो पता लगाइए कि ये आंसर्स क्या होगा। तो ज़्यादातर ये पहला वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है, और ये रहता है रिएजेंट जिसको बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक, और आंसर ढूंढना है। तो जैसे एक चैप्टर उठाइए, एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ। सपोज कीजिए आप पढ़ रहे हैं अल्कीन, तो नेचुरली अल्कीन पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर तो हमेशा नाम आएगा अल्कीन का ही। जब अल्कीन का नाम आएगा तो उसको इस तरह से जो फॉर्मेट में लिख दिया, मान लिया जाए ऐसा अल्कीन हो गया। और अब इसके साथ कौन आएगा, तो कोशिश कीजिए याद करने का। पहला होगा कि डाई हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्शंस है। दूसरा याद कीजिए कि हैलोजन के साथ क्या रिएक्शंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ। फिर याद कीजिए कि एसिड के साथ, जैसे HX हो गया, एग्जाम्पल में आ जाएगा HCl, उसके साथ क्या रिएक्शन है। फिर याद कीजिए कि H2SO4, जिसको लिख सकते हैं H, और फिर लिख सकते हैं HSO4, ये आ जाएगा माइनस में, आ जाएगा प्लस में। तो इस तरह से 4 रिएक्शंस हो गया। पांचवा में सोच लीजिए वाटर है, तो H+ और OH-, सब में H+ दिख रहा है, यहाँ भी H+ दिख रहा है। और पूरे रिएक्शंस को सोचिए, डाई हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये HX, एग्जाम्पल है HCl, एग्जाम्पल में लिख देते हैं यहाँ पर HCl, और X माने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है। और ये आ गया H2SO4, ये हो गया वाटर। और फिर इसी तरह आगे अगर बढ़ेंगे तो आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसा है, और उसके बाद दिखेगा ओजोनोलाइसिस, और फिर दिखेगा लास्ट में पॉलीमराइजेशन। तो कितना हो गया, गिन लो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। किताब अपना देखोगे एनसीईआरटी का बुक, तो मैं लाइन से ही लिख रहा हूँ। पहले है डाई हाइड्रोजन, फिर है हैलोजेंस, फिर है एसिड HCl, फिर H2SO4, फिर वाटर है, फिर ऑक्सीजन के साथ है कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देकर के, और फिर उसका ओजोनोलाइसिस, फिर पॉलीमराइजेशन। 8 है तो 10 बार लिखेगा तो ऐसे ही याद हो जाएगा। कैसे? पहला H2, दूसरा H2, तीसरा दोनों मिला दिया HX, फिर मिला दिया H2SO4, X को हटा करके मैंने लिख दिया बाइसल्फेट, और ये प्रोटॉन है।
तो इस तरह से ये H2SO4 में से H हटा देने से जो दिखाई देता है वही तो कंजुगेट बेस हो गया और ओरिजिनली H2SO4 बेस हो गया। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ H प्लस whatever is obtained from H2SO4 that is your conjugate base। और ठीक उसका उल्टा, अगर कंजुगेट बेस मेरा HSO4 है तो उसको ठीक ऐड कर दोगे तो देखो मिल जाएगा, मतलब एक तरह से एसिड। तो कहने का अर्थ है कि पहले याद करो H2, दूसरा याद करो X2, तीसरा याद करो HX, चौथा याद करो H, X की जगह HSO4 माने H2SO4, फिर याद करो वाटर और फिर याद करो ऑक्सीजन O2 और उसके बाद ओजोनलाइसिस O3 और उसके बाद पॉलीमराइजेशन। तो जब लास्ट में याद आएगा कि P है माने पॉलीमराइजेशन, उसके पहले याद आएगा कि O2 और O3 था, उसके पहले याद आएगा कि वाटर था, उसके पहले एसिड था, मोनोप्रोटिक एसिड और ये डाइप्रोटिक एसिड है, दो H2 है H2SO4, और इसके पहले X2 HX, तो X को X से मिलाया वही लिखा हुआ है। तो क्या है जो लिखा हुआ वही खाली रिएक्शंस को याद कर लेना है। और जानते ही हो कि कोई भी रिएक्शंस कहीं पर अगर प्रिपरेशन रहता है तो वही चीज़ कहीं पर केमिकल प्रॉपर्टी हो जाता है और कहीं पर केमिकल प्रॉपर्टी है तो वो प्रिपरेशन है। तो 120 रिएक्शन पूरा रहेगा नहीं, कुछ कम भी हो जाएगा। तो इसलिए 120 रिएक्शन का प्रैक्टिस करो और जहाँ जहाँ रिएक्शंस का प्रैक्टिस करोगे तो समझ लो A प्लस बी मिला, यही तो A था और B बदल रहा है बार बार। और यहाँ का आंसर हमको ढूंढना है C कितना है और D कितना है। तो कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन दिया जाता है कि A वाला कार्बन वाला है और A वाला भी कार्बन वाला है, तो इसका कार्बन का संख्या देख करके इसका भी कार्बन का संख्या देख करके पता चल जाएगा कि कौन आंसर सही है। तो कहने करते हैं कि थोड़ा अभ्यास करने पड़ेंगे। और बोलिएगा कि कंपाउंड में सब नाम क्यों दे रहे हैं? कंपाउंड इसलिए नाम देने की कंपाउंड ही तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड का 120 रिएक्शन मैं बोल रहा हूँ सब में देखते रहिए, जो भी ABCD दिख रहा है वही सब तो मोस्टली दिखाई देगा कि आपका कंपाउंड है। इस तरह से कंपाउंड का नाम भी याद हो जाएगा। और साथ ही साथ मतलब जो इनऑर्गेनिक का है इसके भी कंपाउंड को याद कीजिए नाम, इसके भी टेक्निक मैं बताऊंगा कि कैसे याद किया जाता है। और ये जो मैंने बताया है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इसी तरह अल्कीन लिखो यहाँ पर और उसी तरह ढूंढो कि NCERT बुक में लाइन से क्या क्या नाम है, अभ्यास करिए याद हो जाएगा। उसी तरह यहाँ रहेगा माने ये बोल सकते हैं एसिटिलीन अर्थात अल्कीन अल्कीन अल्काइन ग्रुप का, तो उस समय भी रिएक्शंस कैसा होगा वो पता लगाइए। और जो अल्कीन का रिएक्शन होता है वही अल्काइन का रिएक्शन होता है। और फिर बेंजीन का भी इसी तरह रिएक्शन को याद कीजिए। तो ये तो ऐसा चीज है कि अपने खुद कर सकते हो। तो जिनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 नंबर रखे, क्योंकि इसी में बच्चा लोग फेल होता है, कर नहीं सकता है। और रिएक्शन सब है, ये रिएक्शंस को जो अल्कीन के लिए लिखा गया है ये याद कीजिए। और A, B, C और D रिएक्ट करेगा तो इसके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आंसर भी बन गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, फिर ये बाई प्रोडक्ट के रूप में इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया। तो ये सब नाम देख करके भी याद हो जाएगा कंपाउंड का नाम, खासकर ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस का है। इसी तरह का इनऑर्गेनिक के भी रिएक्शंस होंगे जो आगे पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। और उस रिएक्शन से भी जितने नाम सब आएंगे वही सब कंपाउंड का नाम हो जाएगा, जो या तो एसिड होगा या बेस होगा या साल्ट होगा। और जान ही रहे हो कि केमिस्ट्री यहाँ 2 भाग में बटा हुआ है, लेकिन एक केमिस्ट्री और होता है फिजिकल केमिस्ट्री। और हमेशा याद रखो कि किसी भी इंसान का तीनों अच्छा नहीं होता है इन जनरली। तो आपको ये 3 में किसी 2 पर बहुत अच्छा से तैयारी करें। तो हम कहेंगे कि जिनका मैथ और फिजिक्स बहुत अच्छा है उनको बहुत ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री पर माथापच्ची नहीं करनी है, क्योंकि तो वो उनके मैथ और फिजिक्स अच्छे हैं तो ऑटोमेटिक फिजिकल केमिस्ट्री मैनेज हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा ऑर्गेनिक को बनाइए 1 नंबर, ऑर्गेनिक को 1 नंबर बनाइए, हमेशा 1 नंबर फर्स्ट पोजीशन रखिए ऑर्गेनिक। आदमी जिसमें कमजोर होता है उसी को ठीक किया जाता है, तो ये फर्स्ट बनाइए। और अब बच गया ऑप्शन 2 कि फिजिकल केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सेकंड में रखिए फिजिकल केमिस्ट्री। और
ये सेकंड चॉइस होगा। अब ये ज़्यादा लालच नहीं करना है कि नहीं सर ये दो चॉइस हो गया तो हम तीनों कर लेंगे। तो जब ये तीनों कर ही लेते तो हमको इतनी बात बोलने की जरूरत क्या थी। तो स्वाभाविक है कि मेरा इतना बोलने का मतलब है कि अगर तीन में से कोई भी दो करना है तो एक नंबर में ऑर्गेनिक रखिए और दो नंबर में फिजिकल रखिए। और जिनको लगता है कि नहीं हम इतना करने के बाद मतलब क्या रिजल्ट पाएंगे कि नहीं, 100% पाओगे। क्यों? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों 33% है। तो 1% हम ऑर्गेनिक में बढ़ा दिए तो 34% हो गया। समझिए 34%, 1% बढ़ाने से 33% प्लस 1%, ओवरऑल ये 34% हो गया इसका वेटेज। और इसका हो गया फिजिकल का 33%। और जो इनऑर्गेनिक है ये भी 33%। तो अगर ये दो भी सही हो गया तो ऐड करने से 34 और 33 अगर पूरा का पूरा एग्जाम में बन जाए तो 67% हो गया। और 67% होने से अगर मान लिया जाए इनऑर्गेनिक जो 33% है उसमें मात्र 3% भी बन जाए, ओनली 3%, तो 70% आप बना ले रहे हो। 70% में अगर बहुत किस्मत खराब भी रहा, आधा ही अगर आया मार्क्स, सपोज करो 70 में 35 भी आया, ओवरऑल 35%, तो काफ़ी है जेईई एडवांस के लिए। तो इसीलिए दो पर ज़्यादा फोकस करिए। लेकिन अगर करना चाहें तो थर्ड में इनऑर्गेनिक को भी एक लास्ट चॉइस रख सकते हो। लेकिन ये दो भी अगर कर लिए तो रिजल्ट तो कंफर्म आ जाएगा। तो ये है अपना प्लानिंग जो मैंने आपको बताया, और ऐसे ही सोच के बनाइए, करिए। और इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा ले लीजिए क्योंकि हम इसको मिटाएंगे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखा जाए कि लोग बोलते हैं जहां चाह वहां रहा, जहां चाह वहां रहा, मतलब वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो हम यहाँ कहेंगे कि वेयर देयर इज ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड और न्यूमेरिकल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, देयर इज द नेम ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट। So try to understand this theory that जहाँ कहीं भी अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लेंगे या इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लेंगे तो फाइनली वो तो कंपाउंड ही ना हुआ, कंपाउंड ही हुआ, भले उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं। तो किताब को बार बार देखने से भी बहुत से कंपाउंड का नाम, स्ट्रक्चर्स, फार्मूला मालूम हो जाएगा। लेकिन अगर उस फार्मूले और नाम के अंदर में अगर स्प्लिट करके देखोगे तो हमेशा उसी में दिखता है रेडिकल्स और आयंस। जैसे कोई एग्जाम्पल देते तो समझ में आ जाएगी कि कैसे। तो मान लिया कोई एक एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, जैसे लिख दिए HClO4, एक लिख दिए HClO3, एक लिख दिए HClO2, फिर एक लिख दिए HClO की जगह लिख दे रहे हैं हम OCl। उसे लिख सकते थे ClO भी, लेकिन OCl लिखना ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसके बाद लिख दिए HCl। क्या शो कर रहा है ये? यहाँ शो कर रहा है HClO4 कि सेंट्रल में सेंट्रल एटम है क्लोरीन, और इस क्लोरीन एटम के साथ 4 ऑक्सीजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम। माने ओवरऑल अगर इसका देखेंगे एटमसिटी कितना है तो 4 और 1 5, 1 6 है इसका। और जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ना क्लोरीन का तो आएगा +7। कैसे आएगा +7? सिंपल भाषा में बता देते हैं। जो शुरू में है वो H है, और ये H ऐसा होता है कि H रहता है 3 अवस्था में। एक बार रहता है H+ में, और कभी इसका मन करता है तो H- में भी रहता है, और कभी मन करता है तो ये रहता है H2 में। तो H2 का मतलब क्या हुआ? H2 का मतलब हुआ इस तरह से H2, और ये एलिमेंटल मॉलिक्यूल हो गया, डायटोनिक हो गया। और इसके जो भी एक इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उतने ही माने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही होगा।
तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन को जो पुल करने की कैपेबिलिटी है या तो लेफ्ट में या राइट में वो सेम है, इसीलिए दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग देखेंगे तो 0 आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का मतलब यहां बोला जा सकता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 0 हो गया इस एलिमेंटल मॉलिक्यूल में H2 में। तो इसलिए एलिमेंटल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 दिखा रहा है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा चीज हो गया जिसको मैथमेटिक्स की भाषा में समझिए कि यहाँ लिख देते हैं हम 0 और यहाँ लिख देते हैं -1 और ये लिख दिए +1। तो 3 इंटीजर हमने यूज किया। क्लास 7 में मैथ हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर के बारे में, तो उसका एक डायग्राम में दिखाएं। यहाँ 0 है, 0 इंटीजर, +1 पॉजिटिव इंटीजर, -1 नेगेटिव इंटीजर। यही तो हाइड्रोजन का माने ऑक्सीडेशन नंबर का वेरिएशन है। मतलब बोल सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हुआ, इसको तो थोड़ा देर के लिए x लिख दें। लेट द वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज x। सो x का आंसर मैथमेटिक्स की भाषा में -1 से लेके +1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। और ये जैसे ही हुआ तो बोल सकते हैं कि ये या तो -1 है और नहीं तो 0 है या +1 है। तो जिस समय इस हाइड्रोजन का नाम रहेगा H2 के फॉर्म में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो उसका 2 ऑप्शंस होगा। या तो ऑक्सीडेशन नंबर अपना वो बढ़ा सकता है, +1 कर सकता है, और नहीं तो घटा भी सकता है। और ऐसा नहीं है कि एज इट इज रहेगा, माने कोशिश करो कि नहीं चेंज करना है तो चेंज करेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब उसका प्रोसेस का नाम होगा ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ H2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि हमने क्या किया, इस ऑक्सीजन को दिखा रहे हैं, ये जो 0 है ऑरिजिन दिखा रहे हैं H2 को, यहाँ H2 लिख दिए, ऐसा लिख देते ज्यादा अच्छा लगेगा। H2 यहाँ लिख देते हैं, इसके लिए H2, और यहाँ लिख दे रहे हैं H+, यहाँ लिख दिए H-। तो जैसे ही लिखे हैं H2, तो यहां पर ओवरऑल एलिमेंटल मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, और इंडिविजुअली भी दोनों का देखेंगे तो 0 ही होगा। और ये हाइड्रोजन जब कन्वर्ट होता है किसमें, H+ में, अगर H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, तो इस प्रोसेस का नाम होगा ऑक्सीडेशन। जैसे ही ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब जो ओरिजिनली कौन था, H2 था, तो यहां H2 शो करेगा, H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि H2 को H+ में कन्वर्ट किए हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो 0 है वो कन्वर्ट हुआ +1 में, और जब +1 में हुआ इसका माने ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, माने इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर 0 से एक एटम का बढ़ करके एक एटम का +1 हो गया। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन हो गया तो किसका हुआ, H2 का हुआ, तो इसे कहलाएगा कि H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, माने जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और ये जैसे ही इसमें कन्वर्ट हुआ तो बोलेंगे कि ऑक्सीडाइज टू H+, माने H+ जो हो गया ऑक्सीडाइज टू H+, प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेशन, और ये वाला कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक उसी तरह दूसरा एग्जांपल अगर ले लें, मान लिया ऐसा लेते हैं कि ये H2 लिए
और इसको हम कन्वर्ट कर दिए H माइनस में। तो यहाँ क्या हो गया, शुरू में ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और अब इसको कर दिए -1, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, माने इंक्रीज की जगह हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इसीलिए ये कहलाएगा कि एक रिडक्शन प्रोसेस हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन प्रोसेस का नाम हो गया रिडक्शन। और ये ओरिजिनल चीज जो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर H2 हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से ये आया। तो जो यहाँ पर हम आयन की बात बोल रहे हैं, तो आयन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब टर्म्स आने लगा। और भी सोच सकते थे कि सीधा H माइनस को उठाकर हम यहाँ ला दिए। कैसे, दो स्टेप में लाएंगे, पहले यहाँ से यहाँ लाए, फिर यहाँ से यहाँ लाए, तो यहाँ भी इसका ऑक्सीडेशन, फिर ऑक्सीडेशन, तो ओवरऑल रिएक्शन जब निकालेंगे तो ए वाला भी कराएगा ऑक्सीडेशन। अब फिर उसी तरह रिवर्स करेंगे कि यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो दो स्टेप में अलग अलग इसका निकालिए आंसर, फिर इसका निकालिए, जोड़ करके आंसर निकाल सकते हैं कि क्या होगा। ये होमवर्क कि कैसे हम यहाँ से यहाँ लिखेंगे रिएक्शंस में, तो पहला एक रिएक्शन लिखिए ऐसा बैलेंस में, अब फिर ए वाला लिखिए बैलेंस में, दोनों जोड़ दीजिएगा तो ए वाला आंसर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जंप करना वो कराएगा रिडक्शन, और यहाँ से यहाँ करना ऑक्सीडेशन। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ ना, ए है, मान लिया बी है, सी है, तो कोई भी कहाँ जा सकता है, ए से बी, बी से सी, सी से बी, बी से ए, फिर सी से ए, फिर ए से सी, माने फाइनली मैथमेटिक्स की भाषा में मैंने इसे लिख दिया, इसको ए, इसको बी और इसको सी। अब ए बी सी को बदलते रहिए, एक जाइए ए से बी, एक जाइए ए से सी, एक जाइए बी से ए, बी से सी, फिर सी से ए, फिर सी से बी, 6 तरह का ऑप्शंस होगा परमिशन कमीशन से। तो इस तरह से ये मतलब आयंस और रेडिकल्स के अंदर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक ग्रेट टॉपिक्स है। जब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग सीखिएगा तो समझ में आएगा कि कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिख दिया H+ में आया शुरू में ही, तो ये प्रोटॉन जैसा काम कर रहा है इस टाइप का, तो ये +1 हुआ। और ऑक्सीजन को यहाँ पर नॉर्मली मानते हैं -2, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो शो कर रहा है -2। ऐसे होता है ये और भी, एक आता है सब ऑक्साइड, एक आता है पेरोक्साइड, और एक आता है सुपर ऑक्साइड, एक आता है नॉर्मल ऑक्साइड, फिर उसमें भी आएगा नॉर्मल ऑक्साइड में एसिडिक की, बेसिक की, न्यूट्रल। तो ये सब पढ़ने के लिए आप जेडली बुक पढ़िए तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सीधा मैं बोल रहा हूँ कि H जो है इस पूरे रिएक्शंस में प्रोटॉन के फॉर्म में है, H+ को प्रोटॉन बोलते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन हटने के बाद न्यूक्लियस में खाली एक प्रोटॉन बचेगा, इसलिए इसको प्रोटॉन बोलते हैं। और ये जो है वो -2 सोच रहे हैं, तो अब इसमें मैथमेटिक्स लगा दीजिए कि H हो गया +1, Cl नहीं पता, तो Cl नहीं पता तो इसको निकाल देते हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स से एक तो काम समझा देते हैं पहला वाला। कैसे, तो लिखेंगे कि ये पूरा जो कंपाउंड है ये क्लोरीन का ऑक्सी एसिड है। क्यों एसिड बोल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इसलिए एसिड हो गया, और ऑक्सी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन भी है, तो ये ऑक्सी एसिड ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सी एसिड, ठीक है, ऑक्सी एसिड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पर हो गया क्लोरीन लिखे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड। तो ऑक्सी एसिड ऑफ हाइड्रोजन लिए हैं, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस ऑक्सी एसिड में सेंट्रल एटम में क्लोरीन है, और एसिड इसलिए बोल रहे हैं कि H दिखाई दे रहा है, और ऑक्सी इसलिए बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन है, तो इसलिए नाम पड़ गया ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन। नाम से देखिए, अरे नाम के अंदर में सब कुछ छिपा हुआ है। लिख दिया हैलोजन तो आ गया क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन सेंट्रल एटम में, और फिर आ गया यहाँ पर एसिड है ये, तो नाम आएगा H। और फिर उसके बाद ऑप्शन में है ऑक्सीजन आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं आया, लेकिन इसके पहले देखिए यहाँ 0 ऑक्सीजन,
एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये पूरे रिएक्शंस में सबसे हाईली रिएक्टिव ये वाला होता है, माने स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। इससे ये वीक है, इससे भी ये वीक है, इससे भी ये वीक है, इससे भी ये वीक है। कभी इंट्रेंस में आता है वाला, तो भी ऑब्जेक्टिव टू क्वेश्चन तैयार हो गया। और ये वाला जब निकालेंगे तो कैसे आ रहा है, HClO4 है, तो उसको लिए यहाँ पर एक बॉक्स में बता देते हैं, आप लोग घर में भी ट्राई करोगे, हम इलेक्ट्रोलॉजिक दे देते हैं। तो क्या होगा, HClO का निकालना है। तो ये तो एक कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है, तो एसिडिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक में है। तो इसका अगर ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो सारा एलिमेंटल मॉलिक्यूल का या एसिडिक का, बेसिक का या सॉल्ट का, सारे कंपाउंड का मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और जो भी मोनोएटॉमिक एलिमेंट होता है उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है। और जब ये किसी कंपाउंड के साथ आता है तब ये लिखेगा Na प्लस हो जाएगा, तब +1 ये +2 हो जाएगा। लेकिन आइसोलेटेड रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो यहाँ पर H का आंसर हो गया +1। हम यहाँ किसका निकाल रहे हैं, तो HClO4 में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर, माने ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन HClO4, यही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कैसे हो गया, सीधा समझेंगे, जो Cl है उसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल है, उसको मान लेंगे x, और h का कंफर्म है +1, तो लिखेंगे पहले +1, फिर ऐड करेंगे, Cl का नहीं मालूम है, h लिखेंगे, फिर लिखेंगे ऑक्सीजन 4 है तो 4 पहले लिख दिए, इनटू में -2 लिख दिए। और ये वाले आंसर्स को ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं -2, और ये ओवरऑल जोड़ करके कंसेप्ट होता है कि ये 0 होता है। 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एसिडिक या बेसिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिया जाता है। तो जैसे 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि H का आ गया +1, -1 नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा। और H का कब 0 होता, जब H2 होता तब 0 होता। और ये कब -1 होता, जब पीरियोडिक टेबल में जहां पर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, इस टाइप का लिखा जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। अगर ठीक इसके ऊपर में हाइड्रोजन का प्लेस अगर आ जाए यहां पर, तब उस समय फ्लोरीन तो माइनस में होता है, ये भी माइनस में होता है, ये भी माइनस में, इसलिए यहां पर हाइड्राइड के रूप में आ जाएगा और ये -1 होगा। लेकिन यही हाइड्रोजन जब आता है यहाँ पर, जैसे कि सोचा जाए कि लिख देते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, वन ग्रुप का एलिमेंट, तो उस वक्त ये दिखाई देगा कि यहाँ का हाइड्रोजन +1 का काम करेगा, और जब यहाँ पर हैलोजन फैमिली में आएगा तो ये -1 का काम ऑक्सीडेशन नंबर। और जब H2 रहेगा मॉलिक्यूल के रूप में या मोनोटॉमिक टाइप का खाली एक एटम H रहेगा, आइसोलेटेड H एटम, तब उस वक्त ये दिखाई देगा H का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसमें 0 हो गया, यहाँ -1 हो गया, इसमें ना हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में प्लेस जो है फिक्स नहीं है कि जब वो मेटल जैसा बिहेव करता है तब +1, और जब वो नॉन मेटल जैसा आता है तब उस समय -1, और जब वो H2 या H के फॉर्म में होता है तो उस समय उसका 0 होता है। तो ये थोड़ा अजीब तरह का है। और यहीं पर HClO4 में हमने क्या किया, H को लिख दिया +1, और X Cl का बदल रहा है, H लिख दिए, और 4 है तो 4 लिख दिए, ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्साइड मानते हुए -2 है, और सारा कंपाउंड का जोड़ करके 0 होता है, इसलिए हम 0 लिख देंगे। और मैथमेटिक्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया +1 1 हो गया, +x हो गया, और ये वाला मैथमेटिक्स से -8 हो गया। ये क्लास 6-7 का मैथमेटिक्स बना रहे हैं। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 और -8 -7, तो x -7 बराबर 0 हो गया। और इसी को और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x +7।
इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्लोरीन का +7 हो गया। तो जब मैं इतना बता दिया तो इसको और भी एक मेथड से बताएंगे जब पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो उसमें रहता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स लिखना पड़ता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एटम के लिए, और उसका मतलब आएगा एक बोरबरी स्कीम से बनाते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भरने का। सेकंड में आता है अबाव प्रिंसिपल सबसे भरने का, जिसमें n और l भरा जाता है, और उसके बाद आता है n, l और m हुंड्स रूल, और लास्ट में आता है पाउली-डिफ्यूजन प्रिंसिपल जिसमें +½ -½ लास्ट में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस लिखने में वो वाला काम आता है। तो जब उस समय बताएंगे अबाव प्रिंसिपल तब इसको और अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये कैसे Cl+7, और यहाँ पर उसी तरह सॉल्व करके देखोगे तो +5 आएगा। उसी तरह होमवर्क ये सब करके देखिएगा, एक ठो बता दिए। और ए वाला करेंगे तो +3, और ए वाला करेंगे तो +1, और ए वाला करेंगे तो -1। ठीक है। और अगर सोचेंगे कि -1 लिखना, सॉरी गलत हो गया, -1, तो -1 यहाँ लिख दिए। अगर 0 चाहते हैं तो एक तो लिख सकते हैं, बीच में ऐसे ही लिख दे रहे हैं Cl2। अगर Cl2 लिख दें, साइड में कहीं नोट कर देते हैं Cl2, यहीं लिख देते हैं Cl2 अलग से, इस लिस्ट में नहीं हो, अलग से लिख रहा है। तो Cl2 जब लिख देंगे यहाँ लिख देते हैं। Cl2 जब लिखेंगे या खाली Cl लिखेंगे, नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन माने अकेला है क्लोरीन, आइसोलेटेड है, जनरली रहेगा नहीं ऐसे, वो भी हाईली रिएक्टिव है, किसी न किसी से ये मिल करके कंपाउंड फॉर्म कर जाएगा। तो ए वाले जो Cl2 है इसको डायग्राम ऐसे दिखा सकते हैं, Cl और फिर ऐसे Cl। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ दिख रहा है, 4 हो गया, 2 यहाँ दिख रहा है 6, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 7 हो गया। उसी तरह इसका भी ऊपर में 2 दिखा देंगे, यहाँ 2 दिखा देंगे, यहाँ 2 दिखा देंगे, और इलेक्ट्रॉन नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा, Cl Cl ऐसे दिखा दीजिए, अंडरस्टूड है वो। और ये सब ऑक्टेट रूल पालन कर रहा है, 2 2 4 2 6, और इसका अपना एक था 7, इधर से ले लिया, शेयरिंग कर दिया तो 8 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन का पुलिंग, लेफ्ट वाला क्लोरीन भी उतनी ही ताकत से खींच रहा है, ये भी उतनी ताकत से खींच रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का मैंने सीधा समझाया जाए कि यहाँ ऑक्सीजन शो करेगा 0 0, और इसलिए यहाँ पर क्लोरीन का 0 भी हो गया। तो अब देखा जाए क्लोरीन का वेरिएशन कितना हो गया, मिनिमम हो गया -1, मैक्सिमम हो गया +7। तो जैसे मैथमेटिक्स में लिखे थे हाइड्रोजन के लिए कि x का आंसर -1 + 1 के बीच ऑसिलेट करता है, तो क्लोरीन के लिए यहाँ हो जाएगा x का आंसर मिनिमम -1, मैक्सिमम हो गया +7। अब इसके बीच में तो बहुत से नंबर हैं, एक है -1, एक है 0, एक है +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। चाहोगे तो और भी कुछ ला सकते हो फ्रैक्शन में, ठीक है, डेसिमल में जिसको बोलते हैं। कोशिश करो कि कोई ऐसा कंपाउंड दुनिया का लिखा जाए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इरेशनल नंबर है। मतलब हमको एक एग्जाम्पल चाहिए, इसको भी होमवर्क समझिए कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनी कंपाउंड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड और रेडिकल्स और आयन in which the oxidation number of the particular element must be irrational number। और अगर हार्ड करें तो बोलेंगे इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर। पॉसिबल है तो कंपाउंड का नाम बताइए, स्ट्रक्चर बताइए, उसका नोमेनक्लेचर बताइए, उसका केमिकल प्रॉपर्टी बताइए, फिजिकल प्रॉपर्टी बताइए, उसका यूजेस बताइए। आराम से किसी भी यूनिवर्सिटी से PhD डिग्री मिल जाएगी, और उसमें हम सौजन्य देंगे, अपना हेल्प देंगे कि भाई ये आदमी मेरे अंडर में निकाला है, इसको PhD तुरंत दीजिए, अभी दीजिए। ओके, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर का मैंने थोड़ा सा बताया। क्यों बताया? क्योंकि आयंस और रेडिकल्स ये ऑक्सीडेशन नंबर से अटैच है, इसलिए मैंने इधर से जोड़ा। फिर मैंने यहाँ बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जितना नाम कहीं भी किताब में पढ़ते हो तो सब का नाम डेली डेली देखते रहो, ऐसे ही याद हो जाएगा, ये सब तो कंपाउंड का नाम है। तो इस तरह से ये कंपाउंड के सब चर्चे हैं। और अभी हम क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है तो अभी वीडियो को समझ लीजिए कि आयंस और रेडिकल्स को और इसके आगे का डेप्थ में बताएंगे। तो अभी के लिए इतने के लिए, और इसको रोकते हैं ताकि वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो मैंने बताया है यहाँ पर x किसका है, क्लोरीन का है, और ये हो गया फॉर क्लोरीन लिख देते हैं यहाँ पर, फॉर
हैलोजन या क्लोरीन लिखना ज़्यादा मुझे, क्योंकि हैलोजन में फिर ये फ्लोरीन का ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें डी ब्लॉक प्रेजेंट नहीं है, फिर उसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, तो उस समय ये सब नहीं आएगा इतना वेरिएशंस डी ब्लॉक का मैंने एब्सेंटिज्म की वजह से। तो आज के वीडियो में जो है आयंस और रेडिकल्स से रिलेटेड और कंपाउंड से रिलेटेड जो भी बेसिक दिया गया है और इसको समझने का कोशिश कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो बताया गया है स्क्रीनशॉट तो ले चुके हो, तो सीधा समझो कि आज का आयंस और रेडिकल से जो रिलेटेड है, अभी और भी इसके आगे और टॉपिक्स बताएंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जो भी इसमें बातें बताई गई हैं और जैसे कि देखिए एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स है इसमें, फिर बताया गया है कि कंपाउंड्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये इस तरह से बताया गया है कि A + B C D है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये दोनों इनऑर्गेनिक है। तो रिएक्शंस को देखने से ही बहुत से कंपाउंड के नाम याद हो जाएंगे। इसी तरह इनऑर्गेनिक में भी जब देखोगे इस तरह का रिएक्शंस, तो उसके नाम को देख देख करके कंपाउंड का नाम याद होगा। फिर यहाँ मैंने बताया था कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, इससे वीक ये है, इससे वीक है, इससे वीक है, इससे वीक है। ये जेईई में क्वेश्चन देता है, ये नाम लिस्ट देता है, बोलता है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा है, या पूछा जाता है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन पता लगाइए कि आखिर क्या मैकेनिज्म है कि ऑक्सीडेशन नंबर के ज़्यादा होने से वो एसिडिक क्यों होता है, तो वो भी पता लगाइए, वो कभी उसका स्कूल में बताऊंगा। और यहाँ पर वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर क्लोरीन लिखा गया है कि -1 से लेके +7 होता है। फिर यहाँ हाइड्रोजन का भी बताया गया है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, और इसी आंसर्स में ही जैसे अगर हम हटा दें इस एसिड में से H+, मतलब आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन H+, क्या क्या बचेगा, तो जैसे इसमें से H+ हट जाएगा तो ये आ जाएगा ClO4-, फिर इसका भी हटा देंगे तो आ जाएगा ClO3, फिर आ जाएगा ऊपर में -1, फिर उसी तरह इसमें से भी हटा देंगे तो -1, फिर इसका -1, फिर इसका -1, जो लिख देते हैं कि वो कैसे लिखा जाता है, तो सीधा समझा जाए कि उसको कुछ पोर्शंस को मैं मिटा देता हूँ, तब ज़्यादा बताने में आसानी होगी। तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, सबसे यहाँ पर जगह है, और बहुत जल्दी एक बोर्ड का साइज बड़ा करेंगे और तब उसमें और पिक्चर क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसमें से हम हटा दे रहे हैं H+, मैंने शुरू का H+ हटा दे रहे हैं, तो क्या बचेगा, तो बचेगा ClO4 और चार्ज रहेगा माइनस, क्योंकि ये H हट गया, इसका मतलब यही वाला तो खुद है ऐसा H+ था ये वाला, और ये था ClO4-1, और यही दोनों +1 -1 मिलकर के ओवरऑल 0 हो गया, जिसको कि ऐसे लिखा जाता है HClO4, जिसको HClO4 लिखा गया है, उसी को एक तरह से ब्रेक करने का तरीका है, प्लस कर दिए और इसको सीधा समझा जाए कि HClO4 में से प्रोटॉन H+ को प्रोटॉन बोलते हैं, हटा देंगे तब जो दिखाई देगा ClO4 वही यहाँ पर पहला नाम आएगा इसके लिए, ये दूसरा है, उसी तरह ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। और हटाने के बाद कैसा दिखेगा वो लिख देते हैं, जैसे H हटेगा, जैसे HClO4 क्या है, तो HClO4 में एक है H+, दूसरा कौन है ClO4-, और यही दोनों मिलाने से प्लस और माइनस हट गया, 0 हो गया और नाम आ गया HClO4। तो इसलिए HClO4 को इस तरह से देखिए, जैसे हम लोग कैसे देखते हैं NaCl को, NaCl को जब देखना रहता है तो ऐसे दिख रहा है NaCl, लेकिन हकीकत ये कैसे है, Na है, Cl है, यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो ये ऐसे होता है, ये और ये एक ही है, इक्विवेलेंट है, इक्वल है, तो यहाँ भी उसी तरह है, ये दोनों इक्वल है और ऐसे लिखा गया है। और ऐसे भी लोग बोलते हैं कि माने सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl होता है, रॉन्ग है, सही क्या है, तो
इसका जवाब है कि NaCl लिखा जाता है और इसके नीचे में लिखा जाता है N, जहाँ N का संख्या मतलब अच्छा खासा मतलब ज़्यादा होता है। इसका फिक्स नहीं है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है। और वो भी कैसा है, ये जब पढ़ोगे क्रिस्टलोग्राफी सॉलिड स्टेट, वहाँ पर इसके बारे में मिलेगा, या आ जाए बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ मिलेगा कि एक Na की, जैसे अगर सपोज करो कि मैं एक Na को ओरिजिन पर दिखा दिया यहाँ पर, तो Na के एक्स एक्सिस पे प्लस तरफ और माइनस तरफ दोनों साइड, माने इसके इधर प्लस साइड में भी और इसके माइनस साइड में भी, दोनों साइड में क्या कहलाता है, तो NaCl की लेफ्ट राइट में क्लोरीन आ गया। फिर इस Na का y एक्सिस में भी 2 आ जाएगा और फिर इसके Na का z एक्सिस में 2 आ जाएगा। तो समझ सकते हैं कि उसके 6 तरह से क्लोरीन मतलब रहेगा Na के चारों तरफ। उसी तरह Cl को भी फोकस करेंगे तो उसके चारों तरफ भी सोडियम रहेगा 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया इसका। इसलिए ये फार्मूला खाली NaCl बोलना, वो मतलब उसको बोला जाता है आयनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला वेट। जब फार्मूला वेट निकालना रहेगा आयनिक कंपाउंड का, तब Na का याद कर लो 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। तो जब इसका मोलर वेट निकालेंगे तो 23 प्लस 35.5 वो फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी कोई पूछे सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है, डोंट से NaCl, हमेशा बोलिए NaCl, वो ज़्यादा सही है। NaCl जो भी बताते हैं गलत बताते हैं। अब देखा जाए कि यहाँ पर मैंने एक एक H को हटाते चले जाएंगे तो जो चीज दिखाई देता है उसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये ओवरऑल एसिड है, HCl क्या हो गया, एसिड, ये तो एसिड हो गया। लेकिन जैसे इसमें का H+ हट जाएगा तब ये वाला जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट जब एसिड बेस सॉल्ट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किसी भी एसिड में अगर H है तो उस H को हटा देने से जो दिखाई देता है इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। मतलब ये एसिड हो गया, तो जब इसका नाम एसिड है तो इसके रेस्पेक्ट में ये तो बेस होगा, इसी का माने रेस्पेक्ट में आया तो उसके आगे टू वर्ड खड़े लगाते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो इस तरह से होगा। और ठीक उल्टा अगर इसी को अगर हम ले लें, ये तो बेस है, अगर बेस लिख दिए कि ClO4 एक बेस है और इस बेस के साथ अगर हम एसिड जोड़ दें H+, तब उस समय ये दिखाई देगा HClO4। तो ए वाला यहाँ खाली लिखिए बेस, तब ए वाला आ जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। ये कंसेप्ट है, माने शुरू में स्टार्टिंग में या तो बेस लिखना है और नहीं तो एसिड लिखना है। इसमें स्टार्टिंग में कॉन्जुगेट और यहाँ कॉन्जुगेट नहीं लिखा जाता है, लेकिन जब इसमें H+ हटा देते हैं तब वो दिखता है एसिड की जगह बेस। लेकिन इसके कॉन्जुगेट में निकला है इसलिए नाम पड़ा कॉन्जुगेट बेस। और यहाँ पर ओरिजिनल में बेस रहेगा, भले यहाँ लिखा है कॉन्जुगेट बेस, बट यहाँ लिखेंगे तो इसको बेस बोलते हैं। और जब बेस में H+ जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा इसके रेस्पेक्ट में कॉन्जुगेट एसिड। तो इस तरह से कॉन्जुगेट एसिड बेस का भी एक हल्का सा छोटा सा आइडिया दिया है। और जितना भी यहाँ पर नाम आएगा, जैसे मैंने HClO4- लिखा, उसी तरह इसका भी हटाएंगे तो आएगा ClO3-, फिर आएगा ClO2-, फिर OCl-, फिर Cl-। ये सभी का सभी कहलाता है एक तरह से बोल सकते हैं एसिडिक सॉल्ट। क्यों एसिडिक सॉल्ट? क्योंकि इस एसिड में से आपने ऑब्टेन किया इसको आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, जो एसिड नेचर को शो कर रहा था। तो इसीलिए एसिड से H+ को हटाने के बाद जो दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। उसी तरह कोई बेस होगा, जैसे बेस में नाम आता है NaOH, तो अगर बेस में से हम हटा देते हैं मान लीजिए OH, तब जो दिखेगा Na+, इसको बोलते हैं बेसिक सॉल्ट। नहीं याद रहे तो याद रखिए मैथमेटिक्स में बेसिक, बेसिक बने ज्यादा, तो ज्यादा बने प्लस, तो बेसिक सॉल्ट हमेशा प्लस होता है, ऐसे समझिए, उसे भी याद कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी मैंने बस बताया कि इसमें से H हटाने से वो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होता है और इसके चार्ज क्या होंगे, तो ClO4 में आएगा -1, और इसमें आएगा ClO3 में भी -1, और इसमें आएगा ClO2 में भी -1, इसमें भी आएगा -1 और इसमें भी आएगा -1। तो उस चीज को भी यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसको लिख देता हूँ। वो क्या है, सब में से हटाना है, एक H प्लस हटा दिए तो क्या बचा ClO4, इसका ओवरऑल में चार्ज लिख दिया -1। फिर इसमें से हटा दिए H प्लस तो क्या आया ClO3 माइनस, फिर इसमें से H हटा दिए तो ClO2 माइनस, फिर इसमें से हट गया H प्लस OCl माइनस, फिर इसमें से भी हट गया तो Cl माइनस। तो इस तरह से ये दिख रहा है। लेकिन ऐसा नाम देने पर भी क्लोरीन का यहाँ जो +7 है, +5 है, -+3 है और +1 है, -1 है, वो ऐसे ही रहेगा। यहाँ भी अगर निकालना होगा ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन यहाँ पर क्या रहेगा ClO4 है तो यहाँ पर फिर से बोलेंगे इसमें आएगा ClO4 के लिए भी माइनस में, ये माइनस भले लिखा होगा बट ये आएगा +7, फिर यहाँ पर +5 था वैसे ही रहेगा और ये रहेगा +3 +2 और -1, इसमें चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं हुआ तो थोड़ा सोचिए कि ओवरऑल में इसका आंसर्स था 0, तो जब ये 0 है तो इसको अगर हटाए हैं +1 तो ओवरऑल सबका -1 तो होना है ना, इसलिए ओवरऑल में -1 दिखा रहा है। लेकिन इसका इनसाइड में +7 कैसे आया तो इसको मैथमेटिक्स लगाइए तो आएगा कि Cl का नहीं पता, हम इसका एग्जाम्पल को समझाते हैं यहाँ पर। तो Cl का लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl = x मान लिया, तो ये Cl का x लिखा गया और O का 4 है तो 4 टाइम्स और O का मान -2, और अब ये वाला जो है आ गया रेडिकल्स के टर्म में, और रेडिकल्स होता है या तो एसिडिक रेडिकल या बेसिक रेडिकल। तो जैसा नाम है एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल में चार्ज हमेशा समझ लो कि प्लस में रहता है, एसिड रेडिकल में ज्यादातर माइनस ही रहेगा। कभी कभी न्यूट्रल वाला भी दिखाई देता है, न्यूट्रल रेडिकल भी, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो मिलेगा वहां पर भी। तो यहाँ पर नियम है कि जैसे एलिमेंटल मॉलिक्यूल का जब भी नाम आता था तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 और डायटोनिक हो, ट्राइटोनिक हो, पॉलीएटोनिक हो, सब में 0, तो इंडिविजुअली एक एटम का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, और अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0। लेकिन अगर कोई आया आयंस या रेडिकल्स आया, एसिड रेडिकल या बेसिक रेडिकल, तो उस वक्त ये LHS में 0 अगर लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो सही क्या होगा कि जो इसका चार्ज है ओवरऑल वो लिखेंगे, ओवरऑल चार्ज क्या -1 है, इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा -1। और अब मैथमेटिक्स लगाएंगे इसको तो x और ये मिलके -8 = -1, और इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर हो गया 8 - 1, x बराबर 7 मतलब +7, x बराबर हो गया +7। तो कहने का अर्थ है कि ऑक्सीडेशन नंबर में कोई फर्क नहीं होता है। अगर वो एसिड है उसका H+ हटा दिए तो कॉन्जुगेट बेस का भी ऑक्सीडेशन नंबर दिख रहा है +7, तो ओरिजिनल एसिड जो था जिससे कि ये मैंने ड्राइव किया गया था डेरिवेटिव के फॉर्म में, तो इसमें भी +7, यहाँ भी +7 ऑक्सीडेशन नंबर। और ये भी कंसेप्ट कामनाक है कि कभी कभी रहता है कोई रेडिकल का नाम दिया रहता है और उसके बाद बोला जाता है कि उसका सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी इसका यूज होगा। तो इसलिए ये मैंने छोटा कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन काम लायक चीज है। तो रेडिकल्स में सीधा समझिए एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल्स आएगा, और आयंस को समझने के लिए समझिए ये आएगा केटायंस और एनायंस। जैसे यहाँ पर लिख ही देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा एक का नाम एसिड रेडिकल, और एक नाम आ जाएगा बेसिक रेडिकल, और यहाँ आ जाएगा आयंस में केटायंस और एनायंस।
और कैटायंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जितना पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, सारा एलिमेंट में का पीरियोडिक टेबल के अनुसार देखिए नाम। जैसे पहला लाइन होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिक, सबका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक निकाल देंगे तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड ग्रुप में देखेंगे सबका लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका नाम है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो मिलेगा वो हमेशा हो जाएगा मैग्नीशियम का जैसे +2, बेरियम का भी +2, और इस तरह से फाइंड किया जाता है। उसी तरह अगर एल्युमिनियम ग्रुप में भी निकालेंगे तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर तीनों निकाल देंगे तो +3 हो गया। और कार्बन का अगर देखेंगे तो वहाँ पर तो मतलब चारों इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देंगे तो +4, अब बाहर से 4 अगर जोड़ देंगे तो -4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 से +4 के बीच में ऑसिलेट करता है। तो आपका होमवर्क में क्या रहेगा, एक रहेगा -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4। नोट हो गया। हर एक का एक एक कंपाउंड का एग्जाम्पल बताइए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -4 से +4 के बीच में ऑसिलेट करता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ही शो कर रहा है कि वो वेरी कर रहा है कार्बन का, और डी और एफ ब्लॉक का तो ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करेगा ही। और ये पूरा जितना भी बताए हैं अभी आप लोग को, जिसको कि बोल सकते हैं कि थोड़ा आयन का मैंने बताया कि पीरियोडिक टेबल से जितने भी नाम हैं जिस ग्रुप में है वो, और उस ग्रुप के अनुसार उसमें कैटायंस और एनायंस बोल सकते हैं। जैसे 1A ग्रुप कैटायंस हो गया, 2A ग्रुप कैटायंस हो गया, फिर वो जो बोरेन एल्युमिनियम ग्रुप है वो भी कैटायंस में आ गया। लेकिन अगर देखिए हैलोजन में, तो हैलोजन में क्या है, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेरिन। तो उसका ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, क्या करेगा, वो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए बाहर से एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए उसका हो जाएगा चार्ज -1। उसी तरह उसके पहले है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरियम, तो उसके लास्ट में तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 6 अगर ना निकालें तो इजी क्या होगा, 2 कहीं से एक्सेप्ट करेगा, इसलिए ऑक्सीजन सल्फर का दिखता है -2। उसी तरह नाइट्रोजन का देखिएगा, उसका साइज छोटा है, इसलिए वो डी ब्लॉक भी उसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो जब करेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर से 3 लेगा, तो इसलिए वो -3 हो गया। लेकिन जस्ट उसके नीचे अगर देखिएगा फास्फोरस का, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑसिलेट करेगा फास्फोरस का -3 से लेकर के +5 तक, फास्फोरस के लिए, और फास्फोरस पी के लिए। और वही आपको सल्फर का भी देखेंगे तो सल्फर का दिखेगा -2 से लेके +6 के बीच में। हाइड्रोजन का तो बता दिए हैं कि -1 से +7, और हाइड्रोजन के लिए हो गया -1 से लेके +7 हाइड्रोजन का। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है। और क्यों वेरी करता है तो किसी क्लास में उसको भी मैं बताऊंगा। अभी बस इतनी बात को समझिए, और ये पूरे कॉन्सेप्ट को जो भी मैंने बताया है बहुत प्रैक्टिस कीजिए, तभी आयंस का नाम लिखना जान पाएंगे, और रेडिकल्स का नाम जान पाएंगे, और समझेंगे कि कैसे वो एसिड रेडिकल बना, कैसे वो बेसिक रेडिकल बना। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी और वीडियो में कैसे नाम पड़ा एसिड रेडिकल, कैसे नाम पड़ा बेसिक रेडिकल, थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। तो ये समझिए उसका पार्ट हुआ थोड़ा सा, अभी और इसके आगे बढ़ेगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और सब्सक्राइब करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और इसी तरह लगे रहिए जैसे मैं लगातार लगा हूँ और आप लोग को ट्रेंड कर रहा हूँ। और केमिस्ट्री का जो भी NCERT बुक है, उस बुक का लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, उसको मतलब हर पेज को, हर स्टेंजा को, हर लाइन को समझने का कोशिश कीजिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए। एक पेज में अगर 10 डाउट हुआ उस डाउट को क्लियर कीजिए, और फिर वो रबड़ से मिटा दीजिएगा तो 10 डाउट 5 में आ जाएगा, 4 में आ जाएगा, 3 में आ जाएगा, 2 में आ जाएगा, 1 में आ जाएगा। तो एक ही किताब को बार बार पढ़ते रहिए, और जितने भी उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं रिवर्स ऑर्डर में बनाइए, और जितने कॉन्सेप्ट है उसको पढ़िए। ओके।